नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ इस बार इस पल को जीने के लिए कि हम एनालिसिस लेके आए हैं। शायद जीवन में नहीं सोचा था कि इतना समय लगेगा। जो एनालिसिस शायद हमें अप्रैल में कर लेनी चाहिए थी, आज हम उसको सितंबर में कर रहे हैं। और कोई बात नहीं, देर हो कुछ भी हो, जैसा हो अच्छा है। आप सभी लोगों को मेरे हिसाब से ज़्यादा समय भी मिला होगा कि आप तैयारी कर पाए होंगे। कई बच्चे कह रहे होंगे नहीं सर कहाँ कर पाए सर, हम तो बोर हो गए घर पे। पर कैसा भी रिजल्ट आए, कुछ भी हो, ये बात तो माननी पड़ेगी कि जैसी परफॉर्मेंस आप अप्रैल में देते, उससे ज़्यादा ज्ञान आपको सितंबर के अटेम्प्ट में था। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। खैर, आज कोई मोटिवेशन लेक्चर नहीं है, कुछ नहीं है। अगले 10-15 मिनट बहुत क्रिस्प आपको एनालिसिस करके दूंगा। जो पूरी टीम लगी हुई थी, कल शाम को बच्चों के पास पेपर्स आए, पूरी टीम रात को ही लग गई, रात भर पूरी टीम जागी। आज पूरे सॉल्यूशन बन गए हैं, अभी अपलोड होना चालू हो गए हैं। आप लोगों को पूरे सॉल्यूशन मिलेंगे। कल तक आपको पूरे 10 पेपर के, आपको पूरे 10 पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलना चालू हो जाएंगे और आपको पूरे सॉल्यूशन तो आज ही मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कहाँ गलती करी है। ये पेपर सिर्फ उनके लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है जिन्होंने इस बार एग्जाम दिए हैं, बल्कि ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अगले साल के लिए वापस तैयारी करने की सोच रहे हैं, जो 12th पास करके ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, या जो 11th के भी बच्चे हैं। वो अपने अपने पोर्शन के सवाल निकाल कर सकते हैं। और आप सोचिए कि जो 10 पेपर्स में अगर अपन एक सब्जेक्ट में बात करें तो 250 सवाल आपको मिल रहे हैं, यानी कि 250 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। अपने आप में जेई मेन की जब से प्रक्रिया चालू हुई है तब से 2 बार अटेम्प्ट हो रहे हैं और 8-8 पेपर मिल रहे हैं, तो इतना बड़ा डेटाबेस बनता जा रहा है। हम सबकी मेहनत भी बहुत गुना हो गई है, पर मेहनत को छोड़कर पूरी टीम जुनून में एकदम अच्छे से, अभी भी रात का समय 11 बज रहे हैं, पर आप सभी लोगों के लिए पूरी टीम लगी हुई है, रिकॉर्डिंग कर रही है। खैर, मैं इस मंच के माध्यम से पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूं कि इस लॉकडाउन के दौरान भी और इस कोविड के दौरान भी उन सभी लोगों ने अपना जोश और जुनून बनाए रखा और आपको पढ़ाने का जो एक अच्छा कार्य है वो पूरा उन्होंने किया। खैर, ज्यादा बातें नहीं करते हुए मैं एनालिसिस की तरफ बढ़ता हूं। अगर अपन बात करें शॉर्ट एंड क्रिस्प, फटाफट करते हैं, रफ्तार में करते हैं। आइए, ये सब तो टोटल सेंटर कितने थे, 2 से 6 सितंबर में कितने सेंटर्स थे, जनवरी वाले में कितने थे, अभी कितने थे, कितने बच्चे उस दिए, कितनों ने रजिस्टर करा, कितनों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करा, वो सारी चीजें हैं। कितने 25 सवाल आते हैं, मेरे हिसाब से इसमें एनालिसिस का ऐसा कोई रोल नहीं है। आगे इंपॉर्टेंट बात की तरफ चलते हैं। हम 10 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, तब एनालिसिस आपकी बन के आई है। 10 पेपर सॉल्व करने के बाद ये पता पड़ा कि कितने ईजी आए, कितने मीडियम आए, कौन सा सब्जेक्ट कैसा रहा, क्या रहा। उसके बाद मैं आपको फेयर आइडिया दूंगा एट द एंड कि कितने नंबर पे आपको क्या सोच लेना चाहिए। चलो भाई आगे चलते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात अगर अपन करें, पीछे चलते हैं। देखो, अगर अपन बात करें तो ये इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो 11th और 12th की बातें करते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको लगेगा कि सर 12th पोर्शन से 59% आया है। ये ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं, किसी सब्जेक्ट की नहीं, ओवरऑल। और 11th के टॉपिक से अपनी जो परसेंटेज आई है वो 40.7। कई लोग बोलेंगे इसका मतलब क्या 12th इंपॉर्टेंट है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर कह रहा हूं ये एनालिसिस सिर्फ उनके लिए नहीं जिन्होंने एग्जाम इस साल दिया है, यह हमेशा उन बच्चों के लिए काम की होती है जो बच्चे आने वाले सालों में एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि जो 2021 या 2022 के एस्पिरेंट हैं, उनके लिए बहुत काम की बात है। अच्छा भाई, सर क्या 12th में ज्यादा एग्जामिनेशन में सवाल आए, इसका मतलब क्या 12th ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि ये 12th के टॉपिक्स में 11th अगर आपको नहीं आएगी तो 12th के इन टॉपिक्स को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा। तो इतना आसान नहीं होगा, इसलिए अपन ये मान सकते हैं कि ओवरऑल बात है, बट ऐसा कह देना कि 12th ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सच्ची नहीं है। 11th और 12th दोनों इंपॉर्टेंट होती है। चलो भाई सर, एक बात हमें फेयर आइडिया लग गया, अब क्या करें सर? देखो भाई, ओवरऑल एनालिसिस थोड़ी सी अपन सब्जेक्ट वाइज करते हैं। सब्जेक्ट वाइज कैसे सर? सब्जेक्ट वाइज कैसे? देखो देखो देखो, इधर से ही करता हूं, इधर मैं सुंदर लग रहा हूं। आइए, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, है ना? ध्यान से देखो, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट पहली बार किसने डिसाइड करा? ये कोई 100% एक्यूरेट नहीं होती है, पर एक आइडिया बनता है कि किस तरीके का पेपर आ रहा है। अच्छा ठीक भाई, फिजिक्स में अगर बात करें तो 52% इजी था, 44% मीडियम था और डिफिकल्ट 4% था। केमिस्ट्री में अगर बात करें तो 29% इजी था, 56 मतलब मीडियोकर पेपर आया, 5% डिफिकल्ट था। आप एक बात समझे, डिफिकल्ट बहुत ज्यादा नहीं आता है पेपर, थोड़ा मैथ्स में कैलकुलेशन ज्यादा थी। हमारे एचओडी से हमारी बात हुई मेरी, तो उन्होंने बोला सर कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, पेपर टफ नहीं था पर कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, तो विद इन द टाइम उसे कर पाना इतना आसान नहीं था। तो आपका मैथ्स का पेपर का थोड़ा बहुत छूट गया है, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, मैथमेटिक्स में 36% इजी आया, 53% मीडियम आया और डिफिकल्ट आया 11%। अच्छा सर, ये बात हमको समझ में आई। अब क्या करें?
देखो भाई ध्यान से, आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्लियर। और देखो, अगर अपन बात करें भाई सब्जेक्ट वाइज, अगर अपन बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हो, ओवरऑल बात है कि फिजिक्स का इजी लेवल था, फिजिक्स का इजी लेवल था, इजी से थोड़ा सा ऊपर मैं बोल दूंगा क्योंकि मैं भी रात भर पेपर ही सॉल्व कर रहा था। केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट था और मैथ्स मॉडरेट था। तो बहुत टफ पेपर तो जाहिर सी बात आता ही नहीं है, और जाहिर सी बात है हमारे मापदंड जेईई एडवांस के हिसाब से खड़े होते हैं, तो आपको ये थोड़ी सी एनालिसिस समझ में आनी चाहिए। तो अगर मैथ्स का पेपर थोड़ा बहुत छूट भी गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा सर, ये बात एक समझ में आ गई। और देखो देखो, अगर अपन बात करें कौन से सब्जेक्ट की, अगर अपन बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में 12 से पोर्शन आया 50.8 और 11 से कितना आया 49.2। 11 से आया 49.2 और 12 से कितना है 50.8, लगभग बराबर। इसलिए फिजिक्स में तो इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। वैसे 11th में काफी लंबा पोर्शन होता है, अगर सही में बताएं तो 12th के पोर्शन को खत्म करने में हमें कम लेक्चर लगते हैं, 11th के पोर्शन को खत्म करने में हमें ज्यादा लेक्चर लगते हैं। खैर वो बच्चा जब छोटा होता है तो शुरुआत में थोड़ा समय भी ज्यादा लगता है, बट फिर भी फिजिक्स में ऐसा ही होता है, तो इट्स अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगले सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें तो देखो भाई, कौन सा, ये अगर सब्जेक्ट अगला चलने से पहले अपन ये देख लेते हैं। अच्छा भाई फिजिक्स में क्या क्या, हालांकि एनालिसिस मैं आपको फिजिक्स में भी बताऊंगा कि भाई फिजिक्स में कैसे कैसे करना है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से अगर बात करें तो 43 इजी आए, मीडियम 31 आए, डिफिकल्ट 2 आए, टोटल कुल मिला के अपन बात करें तो 76 सवाल आए। सर 76? सर हमारे टोटल 25 ही आए थे। बेटा कंफ्यूज ना हो, क्या ये टोटल 10 पेपर की एनालिसिस है? तो हम टोटल एनालिसिस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो आगे पेपर देने वाले हैं। तो 76 सवाल है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट। मैकेनिक्स से आए 82, हो। ऑप्टिक्स से टोटल कितना है 20, इजी मीडियम डिफिकल्ट आपको दिखाई दे रहा है। मॉडर्न फिजिक्स से कितना है टोटल 20, इजी मीडियम टफ आपको दिखाई दे रहा है। थर्मल फिजिक्स से कितना है, यानी कि हीट 1 हीट 2 इन सब से, उनमें अपने 19 10 और 0 यानी कि 29। एक बात नोट करो, इनमें ज्यादा टफ सवाल आए ही नहीं इन वाले पोर्शंस में। अदर जो भी और अपने छोटे मोटे टॉपिक हैं, जैसे अपने सर्फेस टेंशन, विस्कोसिटी जोड़ लें, फ्लूइड जोड़ लें, उन सब से मिलाकर 23 सवाल आए। ये टोटल 10 चैप्टर्स की बात है। किसकी बात है? टोटल 10 चैप्टर्स नहीं, 10 टेस्ट पेपर्स जो अभी हुए, किसमें? एनटीए में। अच्छा सर, बिल्कुल सही बात, तो फिजिक्स की बात है। ठीक भाई, आगे चलते हैं और देखते हैं। अगर अपन बात करें केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल मिसलेनियस जो मिक्सचर थोड़े अपन सवाल आते हैं, वैसे तो अपन देखें तो 69 आए ऑर्गेनिक से आए 67 और फिजिकल से आए 94। जैसे कि हमेशा बाजी 94 यानी कि फिजिकल ही मारता है, और फिजिकल अपने को थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है फिजिकल में, पर हम बार बार कहते हैं जो बच्चे अगले साल देने वाले हैं ये सबसे स्कोरिंग सवाल होते हैं। स्कोरिंग होते हैं, कैसे होते हैं? स्कोरिंग, सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं ये वाले सवाल। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, अगर जेई में अच्छी रैंक लानी है तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक टिप्स पर याद होनी चाहिए। समय बचाएगी, नंबर पूरे लाएगी। समय बचाएगी, नंबर पूरे लाएगी। बाकी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री समय बचाए गारंटी नहीं है, पर समय लगाकर भी सही उत्तर आ जाए ये भी गारंटी नहीं है। कम समय में सही उत्तर की गारंटी कौन लेता है? वो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इसलिए अपने को ये ढंग से याद होनी चाहिए। थोड़ी बोरिंग हो सकती है पर याद होनी चाहिए। ये बात मैंने उनके लिए बोली जो आगे तैयारी करने वाले हैं। ठीक सर, ये बात हमें समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अगर अपन बात करें मैथमेटिक्स में अगर अपन बात करें तो 63.2% आया पोर्शन किसमें से? मैथ्स में काफी पोर्शन हमेशा 12 से ज्यादा आता है, पर फिर मैं आपको बोल दूं कि 11th करे बिना काम चलने वाला नहीं है। 11th पढ़े बिना काम चलने वाला नहीं है। तो 36.8% 11th से आया, 63.2% किससे आया? 12th से। ठीक भाई, अच्छी बात, डेटा आपके सामने। आगे चलते हैं। देखो भाई, अगर अपन बात करें तो अपने को समझ में आएगा कि अगर अपन अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर, मिसलेनियस, सर आप तो बहुत जल्दी बता दे रहे हो सर, ये टेंशन मत लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की और डिटेल्ड एनालिसिस
जो एचओडीज हैं या रिस्पेक्टिव सीनियर मेंबर हैं वो आकर और अच्छे से लेंगे और आपको टिप्स देंगे कि आपको क्या करना था और क्या नहीं करना था। अलजेब्रा में अगर हम बात करें, कुल मिला के 88 हमेशा बाजी मारता है। मैं कई सालों से एनालिसिस कर रहा हूं और मेरे को इसी तरीके से स्लाइड बना के पूरी प्रेजेंट करता हूं, तो हर साल का मेरा ये रिकॉर्ड है कि ये अलजेब्रा बहुत सारे सवाल लेता है। ट्रिग्नोमेट्री इस बार मेरे हिसाब से थोड़ा कम रहा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 39, डिफरेंशियल कैलकुलस 46, इंटीग्रल कैलकुलस 33। इन दोनों का आप एक साथ देखें, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दोनों मिला के देखो कितना वेटेज रख लेता है। हाँ सर, वेक्टर 11, मिसलेनियस जो इधर उधर के चैप्टर से मिलाकर हैं, जो जेईई मेन के स्पेसिफिक टॉपिक्स थे, उससे आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए वो है 29। ये मोटी मोटी रूपरेखा थी किसकी? ये रूपरेखा थी जो इस बार जेईई मेन अभी हुआ सेकंड अटेम्प्ट, जिसका इंतजार हम सब लोग अप्रैल से कर रहे थे, पर इंतजार पूरा हुआ सितंबर में। सर ये सब तो ठीक है, हमने तो एग्जाम दे दिया, अब ये तो बताओ कि हमारा होगा कि नहीं होगा। यही बात के लिए शायद आप सभी लोग सुन रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुने मेरी बात अच्छे से। अगर आप मान के चलें कि अगर आपके 300 में से 100 नंबर, कितने 100 नंबर से ज्यादा आ रहे हैं, से ज्यादा आ रहे हैं, राइटिंग आ रहे हैं, राइटिंग पे ध्यान ना दें, तो जेईई एडवांस की तैयारी में जुट जाओ। तो जेईई एडवांस की तैयारी में जुट जाओ। 15 घंटे 20 घंटे जितने घंटे पढ़ सकते हो, 24 के 24 घंटे भी अगर पढ़ सकते हो, सर नहीं पढ़ सकते 6-7 घंटे सो बाकी पढ़ो और जुट जाओ आप जेईई एडवांस के लिए। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे को पार करा सकता है, और अगर अपन ने कर लिया तो आप सब लोग जानते हो आप लोग आईटी में पहुंच जाओगे। क्योंकि 100 नंबर से लेकर जो बच्चे 200 नंबर या 180 नंबर के आसपास हैं, उनको अच्छी एनआईटी नहीं मिलेगी, है ना? तो उनके लिए जेईई एडवांस ही अब एक विकल्प है, तो जुट जाएं। अच्छा सर, जिनके 170 180 से ऊपर हैं उन्हें एनआईटी अच्छी मिलने की उम्मीद है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो सो जाएं कि अब भाई अपने को एनआईटी तो मिल ही जाएगी। उनको अब अपने लक्ष्य को बड़ा करना है और जेईई एडवांस की दुगनी तैयारी से लगना है, ताकि हमारा सपना जो आईटी में जाने का था वो पूरा हो जाए। ठीक सर, अगर जो बच्चों के 100 से कम नंबर आ रहे हैं और उनके जनवरी अटेम्प्ट में भी कम थे, 100 से कम, लेस देन 100 अगर हैं, और आप 12th के साथ हो, किसके साथ हो? 12th के साथ, 12th के साथ हो, तो बिना समय खराब करे 100 से कम आ रहे हैं तो बिना समय खराब करे अगले साल दोबारा देने की तैयारी में जुट जाओ। हां, फिर से कह रहा हूं मैं इस बात को, जुट जाओ। ड्रॉप लेना है, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, इसलिए उस पे ज्यादा बात नहीं बोल रहा हूं। मैं अपने वीडियो वालों को बोल दूंगा, वो इसका लिंक नीचे डाल देंगे, है ना? वीडियो वालों से रिक्वेस्ट है भाई पीछे नीचे लिंक डाल दो, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? हाँ, उसका जवाब है हाँ। तो ये जो बच्चे हैं जिनके 100 से कम आ रहे हैं, 100 से कम आ रहे हैं, वो रियलिटी में ड्रॉप ले ले और अगले साल तैयारी में जुट जाएं, और जो इस साल की कमियां थी उसको लिखें और पूरा ओवरकम करने की कोशिश करें। तो 100 से कम वाले जुट जाएंगे जिनके 100 से कम आ रहे हैं, और 100 से ज्यादा वाले पूरी मेहनत के साथ जेईई एडवांस की तैयारी में लग जाएंगे। मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ है। और डरो मत कि हमके एक साल और ड्रॉप लेना पड़ेगा तो सर हम क्या करेंगे, हमारा समय खराब होगा। समय खराब नहीं होगा। फिर मैं कह रहा हूं वीडियो जरूर देखें, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। आज ही एक बच्चा आया था, बहुत बढ़िया, इतनी खुशी होती है, खैर मेरे को याद आ गया इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। वो वीडियो भी आपको आज एक आध दिन में ही दिख जाएगा। इतना प्यारा बच्चा अतुल गुप्ता करके 12th में आया था हमारे यहाँ पे पढ़ने, 2011-12 की बात बता रहा हूँ, उसकी कहानी बताता हूँ। उसको आज ही घर पे मिलने आया था तो इतनी खुशी हुई। अतुल गुप्ता करके बच्चा, आप ये सोच के चलो कि वो 12th में आया था पढ़ने, मतलब उसको एक ही साल मिला। जो ड्रॉप लिया उनके लिए बता रहा हूं मैं आपको। और कई बच्चे ऐसे होते जो कहते हैं 11th तो बर्बाद हो गया, 12th में क्या करें, है कि नहीं? तो उन बच्चों के लिए 12th में उसने तैयारी करी, उसकी रैंक आई 4000। कितनी आई? 4000। कोई बोलेगा सर आईआईटी में 4000 ठीक है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, पर सेलेक्ट होना भी बड़ी बात है। सेलेक्ट हो गया, आईआईटी हैदराबाद गया, बहुत अच्छी आईआईटी नहीं मिली, पर आप सोचो 2017 में उसने यूपीएससी निकाल ली, रैंक आई 113। आज ही मिलके गया है, वीडियो बनाया भी सही मैंने उसको मोटिवेशन करने के लिए कि बच्चों को पता पड़े। 113, और अभी उसको पंजाब कैडर में उसको आईपीएस बन गया है वो।
क्या बन गया है? आईपीएस। सोचो ऐसे बच्चों से मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। उसने सिद्ध करके बताया कि हो सकता है शुरुआती दौर में हम पीछे रह जाएं या हमें कम समय मिला हो और हमें एक ही साल मिल रहा हो, पर अगर हमने सोच लिया, अगर हमने सोच लिया तो अपन सभी बाधाओं को पार कर जाएंगे, है कि नहीं? और बार बार मैं कहता हूं कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए और संकल्प एक ही चाहिए मंजिल तक जाने के लिए। ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कहता हूं, वास्तविकता में इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉलो करोगे तो अपने आप बात बन जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? अरे सोच लो, अरे पक्का। तो अपने को यह ध्यान में रखना है। खैर, मैं एनालिसिस करने ही आपके पास आया था। एनालिसिस अपन लोगों ने कर ली, कैसे कैसे पेपर आए, और भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की एनालिसिस आपको करके दिखाई जाएगी। हमें सुनने के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक थैंक यू वाली स्लाइड भी आपको दिखा देता हूँ। अरे गायब क्यों हो गई? और आपको जो आंसर की सॉल्यूशंस वगैरह हैं वो सब इस पे मिल जाएंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे हमारे साथ बने रहिए। आप चाहते हो कि पूरी नॉलेज आपको जेईई नीट की मिलती रहे तो बेल आइकन दबा दीजिए और आपको इसके फॉलोअर बन जाइए, ताकि आपको यूजफुल वीडियोस आते रहें। मोटिवेशन वीडियोस आते हैं, स्ट्रेटेजी वीडियोस आते हैं, बहुत सारी काम की बातें करते हैं। टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया है, बच्चों की रीच इतनी पहुंच गई है। हमारे जैसे अध्यापक जिनको वर्षों का एक्सपीरियंस है वो आपके समक्ष एक वीडियो के माध्यम से आ सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एक साइंस का ही करिश्मा है। तो हम उस सबको देख रहे हैं। हालांकि आज हमें बहुत आसानी से लगता है कि मोबाइल पे वीडियो देख ही रहे हैं, पर प्यारे बच्चों, हमने तो वो समय भी देखा है जब मोबाइल नहीं थे। तो ये सोच पाना कि वायरलेस कम्युनिकेशन आ पाएगा और हम बिना वायर के फोन पे बात कर पाएंगे, अपने लिए बड़ी बात थी। ये साइंस का ही करिश्मा है और मुझे सुन भी वही रहे हैं जो साइंस के बच्चे हैं। तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि साइंस ही हमारा धर्म है। एक तो साइंस हमारा धर्म है, और किसी ने खूब बात कही है कि मेहनत मेरा धर्म है और ज्ञान मेरा ईश्वर है। मेहनत मेरा धर्म है और ज्ञान मेरा ईश्वर है। इस बात को मन में बिठा लो तो जीवन की कोई कठिनाई आपको बड़ी नहीं लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा गया होगा और आप सही शब्दों में बोलूं तो जे एडवांस फोड़ के आओगे। क्या मेरी बात क्लियर है? हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।